बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 61 मुलाहिज़ा फरमाएं। मुकामी पुलिस अगरचे पातम और हमारे दरमियान कोई ताल्लुक तलाश नहीं कर सकी थी, लेकिन बैंकॉक पुलिस से तफसीलात हासिल होने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचने में देर नहीं लगाएंगे कि इस कार्रवाई में हमारा हाथ हो सकता है। आज इस हंगामे में 5 आदमी मारे गए थे। एक प्रसाद के हाथों गोली का निशाना बना था और 4 मेरे हाथों खत्म हुए थे। मेरे हाथों किसी का मारा जाना कोई नई बात नहीं थी। बाज़ औक़ात मुझे अपने आप पर हैरत होती थी, मैं इतना जालिम क्यों हो गया था, मेरे अंदर इतनी सफाकी क्यों आ गई थी, किसी को मौत के घाट उतारते हुए मुझ पर ऐसा जुनून क्यों तारी हो जाता था। इसकी वजह तलाश करने के लिए शायद ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं थी। मेरे माँ बाप को मेरी नजरों के सामने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था और फिर चाचा प्रताप सिंह को गोलियों से छीलनी किया गया था। कदम कदम पर मुझे मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई थी। कई बेगुनाहों को मेरे सामने बेदर्दी से कत्ल किया गया था। इन तमाम अवामिल ने मेरे दिल में शदीद नफरत पैदा कर दी थी। मैं हर उस शख्स को मार देना चाहता था जो मेरी जान लेने के इरादे से मेरी तरफ बढ़ता हुआ नजर आए। और फिर मैंने यह भी सीख लिया था कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए बाज़ औक़ात दूसरों की जिंदगियों के चिराग गुल करना पड़ते हैं। रास्ता बनाने के लिए दूसरों की लाशों पर से गुजरना पड़ता है। जिंदगी के इस खेल का असूल बड़ा सीधा सादा था। दुश्मन को खत्म कर दो या उसके हाथों खुद खत्म हो जाओ, बीच का कोई रास्ता नहीं है। और यह भी सीधी सी बात है कि जिंदगी हर शख्स को प्यारी होती है। हर शख्स अपनी जिंदगी बचाने के लिए दूसरे का गला काटने की कोशिश करता है और मैं भी ऐसी संगीन नोयत की सूरत हाल से दो चार था। मेरे बदतरीन दुश्मन मेरी ताक में थे। वो कदम कदम पर घात लगाए बैठे थे। मुझे मौत के घाट उतारने की बार बार कोशिश की गई थी और मैं अपने बचाव के लिए दूसरों को मौत के घाट उतारता जा रहा था। दुश्मन के लिए रहम का जज्बा मेरे दिल से खत्म हो गया था। दूसरी तरफ मैं उन लोगों के लिए अपनी जान देने को तैयार था जो मुझे चाहते थे। थाई, जानकी, प्रसाद, पातम की मिसालें मौजूद हैं। थाई की इज्जत पर हाथ डालने वाले को तो मैंने गोलियों से छिलनी कर दिया था। पातम को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले 4 आदमी आज ही मेरे हाथों जहन्नुम रसीद हो चुके थे। 5वां प्रसाद के हाथों मारा गया था। मैं यही सब कुछ सोचता रहा था और रात धीरे धीरे बीतती रही। थाई सो चुकी थी लेकिन मेरी आंखों में नींद गायब थी। मुख्तलिफ सोचों ने गोया मेरे दिमाग का घेराव कर रखा था। मैंने एक बार फिर थाई की तरफ देखा और उठकर खामोशी से कमरे से बाहर निकल आया। सामने जानकी और लीजा का कमरा था। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर नीलगो रोशनी वाला नाइट बल्ब जल रहा था। मैंने कमरे में झांक कर देखा, जानकी और लीजा एक दूसरे से लिपटी गहरी नींद सो रही थी। जानकी के जिस्म पर अब भी वही लिबास था। पूरे घर में खामोशी तारी थी। हाल में बल्ब जल रहा था। बरामदे में अलबत्ता तारीकी थी। मैंने दरवाजे के साथ वाली खिड़की के शीशे में से झांक कर देखा तो बरामदे में एक तरफ बहुत हल्की सी चिंगारी चमकती हुई नजर आई। मैंने खिड़की खोल दी और गर्दन निकाल कर बाहर देखने लगा। मास्टर हुसैन के फराम करदा वो दोनों गनमैन बरामदे में आलती पालती मारे बैठे सिगरेट के कश लगा रहे थे। बरामदे की बत्ती उन्होंने बुझा रखी थी। मुझे देखकर उनमें से एक अपनी जगह से उठकर मेरे करीब आ गया। खैरियत लिटिल मास्टर, उसने पूछा। हाँ, नींद नहीं आ रही थी, उठकर बाहर आ गया, मैंने जवाब दिया। कुछ देर बाद मैं किचन में काफी बना रहा था। मैंने दोनों गनमैनों को भी काफी का एक एक कप दिया और खुद भी खिड़की में खड़ा काफी की चुस्कियां लेते हुए धीमे लहजे में उनसे बातें करता रहा और फिर खिड़की बंद करके हाल में एक सोफे पर बैठ गया। उस वक्त अचानक मेरे ज़हन में मास्टर हुसैन की कही हुई कुछ बातें ऊपर आई। ये बात तो मैं कई बार सुन चुका था कि महाराज मुझसे कोई अहम काम लेना चाहता था जिसके लिए मुझे तैयार किया जा रहा था और अब मास्टर हुसैन ने भी इसकी तस्दीक कर दी थी। उस रात वैरान फार्म हाउस में मास्टर हुसैन ने शांग से किसी दूसरे मंसूबे के बारे में कई सवाल किए थे जिनका वो जवाब भी नहीं दे सका था और मास्टर ने उसकी बात का यकीन कर लिया था। शायद इसलिए कि किसी बड़े मंसूबे पर निचली सतह के लोगों से काम तो लिया जाता है लेकिन उन्हें असल बात से बेखबर रखा जाता है। बाद में मैंने मास्टर हुसैन से उस दूसरे मंसूबे के बारे में दरियाफ्त किया तो मास्टर हुसैन टाल गया और कहा था कि मुनासिब वक्त पर मुझे उससे आगाह कर दिया जाएगा। और अब मैं सोच रहा था कि वो मंसूबा क्या था। क्या ये वही काम था जिसके लिए मुझे तैयार किया जा रहा था और क्या ये तैयारी इस तरह हो रही थी कि मुझे कत्ल व गारत गरी में माहिर बना दिया जाए। मेरा जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। बाज़ औक़ात मैं ये भी सोचने लगता जैसे कत्ल व गारत के सिवा मेरी जिंदगी का कोई मकसद ना रह गया हो। मैं महाराज का बेहद शुक्रगुजार था कि उसने मुझे दारा जैसे लोगों से बचाकर इस काबिल बना दिया था कि दुश्मन का मुकाबला करते हुए जिंदा रह सकूं। लेकिन कभी मैं ये सोचने लगता कि महाराज ने मुझे किस रास्ते पर डाल दिया था और अब अगर मैं चाहता भी तो इस रास्ते से वापस नहीं लौट सकता था। वापस लौटकर मैं जाता भी तो कहाँ जाता। मुझे अपने किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। यही सब कुछ सोचते हुए मैं सोफे पर ही नीम दराज हो गया और फिर मेरी आंखें बंद होने लगी। सूरत हाल संगीन ही नहीं बड़ी खौफनाक हो गई थी। स्पेशल पुलिस के एक इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस एहलकारों को कत्ल करना कोई मामूली बात ना थी। उस रोज तमाम अखबारात ताखीर से शाया हुए थे और हर अखबार की हेडलाइन यही थी। अखबारात के मुताबिक काठी में फ्रांसीसी स्याह के कत्ल, उसकी बेटी के अगवा और कत्ल के बाद चेकिंग और छापों के दौरान में पातम नामी एक शख्स को हिरासत में लिया गया था।
जिससे पूछगछ के दौरान में ये इंकिशाफ हुआ कि वो बैंकॉक पुलिस को भी पेड्रू के 22 सामी के कत्ल के केस में मुलव्वस है। मुकामी पुलिस ने पाथम नामी उस शख्स को स्पेशल पुलिस के इंटेरोगेशन स्क्वाड के हवाले कर दिया था और उसे बड़ी राजदारी से खुफिया मुकाम पर मुंतकिल करके उससे पूछगछ की जा रही थी कि गुज़िश्ता रात नामालूम अफराद ने उस बंगले पर हमला करके न सिर्फ पाथम नामी उस शख्स को रिहा करवा लिया बल्कि स्पेशल पुलिस के एक इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस एहलकारों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। उस बंगले में फायरिंग की इतला मिलने पर पुलिस की एक गश्ती पार्टी उस तरफ पहुंच गई, लेकिन बंगले तक पहुंचने से पहले ही पुलिस पार्टी का बाद मुसल्ला लोगों से तसादुम हो गया। आधे घंटे तक फायरिंग के तबादले के बाद मुसल्ला अफराद दरिया की तरफ फरार हो गए। ख्याल है कि ये वही लोग थे जिन्होंने बंगले में पुलिस एहलकारों को खत्म करके पाथम नामी शख्स को रिहा कराया था। बंगले में 5 पुलिस एहलकारों की हलाकत की इतला मिलते ही पूरे शहर की पुलिस को रेड अलर्ट कर दिया गया और शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी के अलावा रात ही रात में दर्जनों मशकूक अफराद को हिरासत में लेकर उनसे पूछगछ की जा रही थी। पुलिस के एक तर्जुमान के हवाले से शाये होने वाली एक खबर में इस शक का भी इजहार किया गया था कि हमला आवरों में कोई औरत भी शामिल थी और गालिबन ये सब कुछ बड़ी प्लानिंग से किया गया था। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक वो कोई हसीन औरत थी जो पहले बंगले में दाखिल हुई और उसने अपने साथियों के लिए रास्ता हमवार करने में बहुत अहम किरदार अदा किया था। बंगले के हाल में कमरे के एक सोफे पर सोने की एक अंगूठी मिली थी जिसमें कीमती हीरा जुड़ा हुआ था और ऐसी अंगूठियां आमतौर पर खवातीन ही पहनती हैं, जिससे इस शक को तकवीयत मिलती है कि पाथम को छुड़ाने और पुलिस एहलकारों को हलाक करने वालों में कोई हसीन औरत भी शामिल थी। पुलिस ये मुअम्मा अभी तक हल नहीं कर सकी थी कि ये अंगूठी वहां किस तरह गिर गई थी। बाज़ अखबार ने डके छुपे अल्फाज में मेरा और मास्टर हुसैन का नाम भी लिया था और इस शक का इजहार किया था कि संगदिलाना कार्रवाई में इन दोनों में से किसी एक का या दोनों का हाथ हो सकता है। जब मैं ये अखबार पढ़ रहा था उस वक्त सुबह के 9 बजे थे। थाई मेरे पास बैठी हुई थी। लीजा थोड़ी देर पहले बेदार हुई थी और किचन में चाय बना रही थी, जबकि जानकी अभी तक सो रही थी। मैंने अखबार से नजरें हटाकर थाई के हाथों की तरफ देखा। थाई की कलाई में सोने का एक कड़ा तो था, लेकिन मुझे याद नहीं था कि उसकी किसी उंगली में मैंने कभी कोई अंगूठी देखी हो। क्या देख रहे हो? थाई ने पूछा। कल तुम्हारी उंगली में कोई अंगूठी भी थी? मैंने पूछा। नहीं, तुमने कभी मेरी किसी उंगली में कोई अंगूठी देखी है? उसने उल्टा मुझसे सवाल कर डाला। लेकिन तुम्हें कोई ऐसी अंगूठी कैसे याद आ गई? अखबार में लिखा है कि उस बंगले में पुलिस को हीरे के जुड़ाव वाली एक तलाई अंगूठी भी मिली है, जिसके बारे में ख्याल है कि वो किसी औरत ही की हो सकती है। मैंने कहा। ओह, थाई चौंक गई। तुम जानते हो मैंने कभी कोई अंगूठी नहीं पहनी, लेकिन मेरा ख्याल है जानकी अंगूठी पहनती है। तुम ये अखबार देखो, मैं भी आता हूँ। मैं अखबार थाई के सामने रख कर उठ गया। जानकी बेड पर आड़ी तिरछी पड़ी सो रही थी। एक तो उसका लिबास था ही कुछ ऐसा, फिर इस तरह लेटने की वजह से अपनी जगह से खिसका हुआ भी था। खिड़की के पर्दे से छिनकर आने वाली रोशनी से कमरे में मदम सा उजाला था। जानकी करवट के बल लेटी हुई थी। उसका एक हाथ चेहरे के सामने बिस्तर पर पड़ा हुआ था और दूसरा हाथ सर के नीचे था। जो हाथ सामने था उसकी किसी उंगली में अंगूठी नहीं थी। मैंने उसका दूसरा हाथ पकड़कर बड़ी आहिस्तगी से सर के नीचे से खींचना चाहा तो जानकी की आंख खुल गई। उसने खुमार आलूद नजरों से मेरी तरफ देखा, फिर ऊँटों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। वो इस तरह मेरी मौजूदगी को न जाने क्या समझी थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर हल्का सा झटका दिया। मैं उस पर किसी कदर झुका हुआ था। झटका लगने से उसके ऊपर गिर गया। उसने एक लम्हा जाया किए बगैर मुझे अपनी बाहों की लपेट में ले लिया और मेरे रुखसारों पर बोसे देने लगी। अरे ये क्या कर रही हो? दरवाजा खुला है, कोई आ जाएगा। मैंने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। तो दरवाजा बंद कर दो, खुला क्यों छोड़ दिया तुमने? वैसे भी इस वक्त सब लोग सो रहे हैं। आधी रात को कौन यहाँ? जानकी, मैंने उसकी बात काट दी। यह आधी रात का वक्त नहीं, सुबह के 9 बज चुके हैं और तुम यहाँ मेरी मौजूदगी का गलत मतलब ना लो तो फिर क्यों आए हो? इस तरह मेरे ऊपर क्यों झुके हुए थे? जानकी ने कहा। उसके लहजे में अब नींद का खुमार था। तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? मैंने कहा। हीरे की अंगूठी जो कल तुमने पहनी हुई थी। मैं तुम्हारी उंगलियों में वो अंगूठी देखने की कोशिश कर रहा था। अंगूठी? उसने बारी बारी दोनों हाथों की उंगलियों की तरफ देखा, फिर एक झटके से उठकर बैठ गई और बिस्तर पर इधर उधर हाथ मारने लगी। उसने तकिया भी उठाकर देख लिया। वो अंगूठी मेरी उंगली में जरा ढीली थी। हो सकता है सोते में बिस्तर पर गिर गई हो और लीजा ने उठाकर कहीं रख दी हो। मैं अभी उससे पूछती हूँ। लीजा से पूछने की जरूरत नहीं, मैंने कहा। वो अंगूठी पुलिस के कब्जे में है। क्या? जानकी उछल पड़ी। हवास बहाल करके बाहर आओ तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने कहा और उसे हैरानो परेशान छोड़कर कमरे से निकल आया। मैं हाल में पहुंचा तो लीजा भी थाई के पास बैठी अखबार देख रही थी। सामने काफी टेबल पर चाय के कप रखे हुए थे। मैंने एक कप उठा लिया और सामने वाले सोफे पर बैठकर चुस्कियां लेने लगा। थाई ने भी अखबार छोड़कर एक कप उठा लिया। प्रसाद अभी नहीं उठा? मैंने पूछा। उठ गया है, मैं उसे और पाथम को कमरे ही में चाय दे आई हूँ, लीजा ने कहा। चंद सेकंड बाद ही जानकी भी कमरे से निकल आई। वो अब भी कुछ बदहवास थी। उसने आते ही एक कप उठा लिया। मेरे करीब बैठकर चंद चुस्कियां ली और फिर कप मेज पर रखते हुए बोली, क्या कह रहे थे तुम? मेरी अंगूठी पुलिस के पास कैसे पहुंची? अखबार में लिखा है कि पुलिस को उस बंगले से हीरे की एक तलाई अंगूठी मिली है
जो जनाना साख्ती है, और जाहिर है वो अंगूठी तुम्हारी ही हो सकती है, मैंने कहा। जानकी चंद में खामोश रही, फिर बोली, वो अंगूठी मेरी उंगली में किसी कदर ढीली थी। गुज़िश्ता रात उस राक्षस के साथ हाथापाई में उंगली से निकल कर गिर गई होगी, लेकिन मेरे ख्याल में उस अंगूठी से कोई सुराग नहीं लगाया जा सकता। पाथम ने यह भी कहा था कि उसकी गाड़ी के जरिए कोई सुराग नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हुआ यह कि पुलिस उस गाड़ी के जरिए सुराग लगाती हुई पाथम के वर्कशॉप तक पहुंच गई, मैंने कहा। और चंद्रमुखी खामोशी के बाद बोला, ये तो अच्छा हुआ कि पाथम यहाँ पकड़ा गया था। अगर वो बैंकॉक में पुलिस की गिरफ्त में आ जाता तो ना सिर्फ ये कि हम उसे छुड़ा नहीं सकते थे, बल्कि हमारे लिए बहुत से मसले भी पैदा हो सकते थे। मसले तो अब भी पैदा होंगे, लेकिन इस अंगूठी के जरिए कोई सुराग लगाना मुमकिन नहीं होगा। जानकी ने मेरी बात काट दी। वो अंगूठी मैंने कई साल पहले बैंकॉक में परल सेंटर से खरीदी थी। अगर ऑर्डर पर बनवाई होती तो शायद वो गाहक को याद रखते, लेकिन ये अंगूठी तो शोकेस में सजी हुई थी जो मैंने खरीद ली। और वैसे भी पुलिस के लिए ये मालूम करना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन होगा कि ये अंगूठी किसकी और कब और कहां से खरीदी गई थी। पुलिस को इतना बेवकूफ मत समझो, मैंने कहा। ये पुलिस वाले तो गड़े मुर्दे भी उखाड़ लेते हैं। हमें पुलिस की सलाहियतों का गलत अंदाजा लगाकर अपने आप को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। जानकी अब वाकई परेशान दिखाई देने लगी। वो इस हकीकत से पहले ही वाकिफ थी कि पुलिस ने पाथम की उस गाड़ी के जरिए उसका पता चला लिया था, जिसके बारे में उसका दावा था कि कोई उसका सुराग नहीं लगा सकता। और अब वही अपनी इस हद से बड़ी हुई खुद इतमादी की सजा भुगत रहा था। खुद इतमादी अच्छी बात है, मैंने जानकी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन हद से बड़ी हुई खुद इतमादी इंसान को डबो देती है। अब क्या होगा? जानकी के लहजे में तशवीश नुमाया थी। फौरी तौर पर तो कुछ नहीं होगा, मैंने कहा। जब होगा तब देखा जाएगा। और वैसे भी अब तुम मंजर आम पर तो नहीं हो। हम अभी ये बातें ही कर रहे थे कि मास्टर उजन का फोन आ गया। कॉल लीजा ने रिसीव की। उसने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। तुमने आज के अखबारात देख लिए होंगे, मास्टर ने मेरी आवाज सुनते ही कहा। हाँ, अभी मैं अखबारात का मुतालिया ही कर रहा हूँ, मैंने कहा। लेकिन अखबारात में एक खबर जो नहीं छपी वो ये है कि रात को बंगले में जिस शख्स को गोली लगी थी वो जिंदा बच गया है। उसकी हालत अगरचे बड़ी तशवीशनाक है, मगर डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को बहुत खुफिया रखा जा रहा है ताकि मुजरिम होशियार ना हो जाए या उसे खत्म करने की कोशिश ना करे। ये तो वाकई तशवीशनाक खबर है, मैंने कहा। उसकी जिंदगी हमारी मौत का बायस बन सकती है। मुझे और प्रसाद को तो शायद वो शनाख्त ना कर सके, लेकिन थाई और जानकी हमारे बंगले में दाखिल होने से पहले तकरीबन 35 मिनट तक उनके साथ रही थी। जिंदा बच जाने वाला जो भी है वो जानकी और थाई को शनाख्त कर सकता है। अगर उसने इन दोनों के हुलिये भी बता दिए तो उन्हें आसानी से तलाश कर लिया जाएगा। एक दूसरी खबर यह है कि पुलिस की बारी नफरी कुछ देर पहले बैंकॉक से यहाँ पहुंच चुकी है। पूरे शहर की इस तरह नाकाबंदी कर दी गई है कि बिल्ली का बच्चा भी नजरों में आए बगैर बाहर नहीं जा सकता। इसके अलावा शहर भर में जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। अब तक सैकड़ों अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है, जिनसे पूछगछ की जा रही है। पुलिस में भी किसी काली भीड़ को तलाश किया जा रहा है, क्योंकि पाथम को नहायत खुफिया तौर पर उस बंगले में मुंतकिल किया गया था। पुलिस के आला अफसरान को यह भी शुबा है कि पुलिस के अंदर ही से किसी ने मुजरिमों को उस बंगले की निशानदेही कर दी होगी। अब हमें क्या करना चाहिए मास्टर? मैंने पूछा। तुम लोग उस बंगले तक महदूद रहो, बाहर जान कर भी मत देखना, और लीजा से कहो वो अपनी मामूल की सरगर्मियां जारी रखे। उसके मामूलात में बेकायदगी भी उसे शक की जद में ला सकती है, मास्टर ने कहा। और चंद्रमुखी खामोशी के बाद बोला, जाहिर है हम यहाँ महदूद होकर नहीं रह सकते। मैं कोशिश करूंगा कि एक आध दिन में हम यहाँ से निकल जाएं। वैसे अब तुम लोग पर्सी के जिम्नाजियम वाले नंबर पर फोन मत करना, हो सकता है वो फोन टेप किया जा रहा हो। आप कहाँ से बोल रहे हैं मास्टर? मैंने पूछा। मैं इस वक्त पब्लिक बूथ से बात कर रहा हूँ। कोई यहाँ बात हुई तो दोबारा फोन करूंगा। विश यू गुड लक। मास्टर उजन ने यह कहते हुए फोन रख दिया। मैंने भी रिसीवर रख दिया। थाई और जानकी वगैरह ने फोन पर अगरचे सिर्फ मेरी ही बातें सुनी थी, लेकिन मेरे मुंह से निकलने वाले अल्फाज और चेहरे के तासरात से उन्होंने गड़बड़ का अंदाजा लगा लिया था। और फिर मैंने उन्हें मास्टर से होने वाली गुफ्तगू से आगाह कर दिया। उनके चेहरों पर तशवीश के तासरात उभर आए। अगर वो जिंदा बच गया तो हमारी जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी, जानकी ने कहा। फिर चंद्रमुखी खामोशी के बाद बोली, काश मुझे ये मालूम होता कि उसे किस हॉस्पिटल में रखा गया है, तो मैं उसके होश में आने से पहले उसे जहर का इंजेक्शन लगाकर खत्म कर देती। मैंने चौंक कर जानकी की तरफ देखा और फिर मैं ये सोचे बगैर ना रह सका कि जानकी डॉक्टर है। अगर ये पता चल जाता कि उस शख्स को कहाँ रखा गया है तो इस किस्म का रिस्क लिया जा सकता था, लेकिन अब मैं मास्टर को फोन करके भी ये मालूम नहीं कर सकता था। मैंने लीजा को भी मास्टर की आदाई से आगाह कर दिया। वो नाश्ता करके अपने मसाज पार्लर जाने की तैयारी करने लगी। उसकी गाड़ी से उतारी गई लाइसेंस प्लेटें रात को वापस आने के बाद दोबारा लगा दी गई थी। कुछ देर बाद लीजा चली गई और हम फिर उस सूरत हाल पर गुफ्तगू करने लगे। अचानक मुझे ख्याल है कि प्रसाद अब तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। उसने अपना और पाथम का नाश्ता भी कमरे में मंगवा लिया था। मैं उठकर उनके कमरे में आ गया। प्रसाद पलंग के करीब कोच पर सो रहा था। अलबत्ता पाथम जाग रहा था। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन चेहरे पर किसी किस्म के तासरात नहीं उभरे।
उसकी नजरों में भी अजनबियत थी। पहले तो मैंने ख्याल नहीं किया, जब मैंने आगे बढ़कर शेक हैंड के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने अपना हाथ तो आगे बढ़ा दिया, लेकिन नजरों में अजनबियत बदस्तूर और चेहरा भी तासरात से आ रही था। हेलो, कैसे हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ है मुझे? तुम कौन हो और ये कौन है? पाथम ने जवाब दिया। अगर मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ता तो शायद मुझे इतना दुख और सदमा ना होता जितना पाथम के इस जवाब से हुआ था। मेरे दिमाग में धमाके होने लगे और रीढ़ की हड्डी में सनसनी की एक लहर दौड़ती चली गई। मैं गहरी नजरों से पाथम के चेहरे को देख रहा था। दूर दूर तक ऐसे तासरात नहीं थे जिनसे ये अंदाजा लगाया जा सकता कि उसने मेरे साथ किसी किस्म का मजाक किया हो। उसकी नजरों में मेरे लिए शनासाई का शायबा तक नहीं था। हमारी आवाज सुनकर प्रसाद उठ गया। उसकी आंखें सुर्ख थी और चेहरा सुता हुआ। साफ लग रहा था कि रात का बाकी हिस्सा भी उसने जाग कर ही गुजारा था। मैं उसके करीब बैठ गया। सुना तुमने? मैंने प्रसाद की तरफ देखते हुए कहा। पाथम मेरे साथ मजाक कर रहा है, मुझसे पूछता है तुम कौन हो। पाथम मजाक नहीं कर रहा बास, वो तो मुझे भी नहीं पहचानता। मुझसे भी बार बार यही सवाल कर रहा है कि मैं कौन हूँ। वो वाकई। प्रसाद मुझसे लिपट कर रोने लगा। मेरी अजीब सी कैफियत थी, दिमाग एकदम सुन्न हो गया था, जैसे बर्फ जम गई हो। मेरा हाथ अगरचे प्रसाद के कंधे पर था, मगर मेरी नजरें पाथम के चेहरे पर मरकूज थी। प्रसाद सुबह से अब तक कमरे से क्यों नहीं निकला, ये बात मेरी समझ में आ गई थी। उसने शायद सोचा होगा कि मुझे ये खबर कैसे सुनाएगा, और अब वो मुझसे लिपट कर रो रहा था। उसके रोने की आवाज सुनकर जानकी और थाई भी आ गई। उन दोनों ने पहले पाथम की तरफ देखा, फिर जानकी ही ने सवाल करने में पहल की। क्या हुआ? प्रसाद क्यों रो रहा है? मैंने बारी बारी उन दोनों की तरफ देखा और फिर उन्हें पाथम के बारे में बताने लगा। वो दोनों सकते में आ गई और इस तरह बेइसो हरकत खड़ी रह गई जैसे पत्थर के मुजस्मों में तब्दील हो गई हो। और फिर थाई ही ने पहले जबान खोली। ये कैसे हो गया? उसके लहजे में हकलाहट थी। तशद्दुद, मैंने जवाब दिया। इसके दिमाग को बिजली के झटके लगाए गए और कोई ऐसी नस मुतासर हुई है जिससे शायद अपनी यादाश्त खो चुका है। यही शुक्र है कि हम इसे बर वक्त वहां से निकाल लाए, वरना होता ये कि वो लोग इससे हमारे बारे में या सामी के कत्ल के हवाले से सवाल पूछते रहते। ये इनकार करता या लाइल्मी का इजहार करता, इस पर तशद्दुद जारी रखा जाता और इस तरह ये खत्म हो जाता। कितने बेरहम होते हैं ये पुलिस वाले, थाई बड़बड़ाई। मेरा ख्याल है जानकी कुछ बता सकेगी कि इसकी कैफियत क्या है, मैंने कहा। जानकी मेरे कहने से पहले ही आगे बढ़कर पाथम का मुआयना करने लगी। उसने पाथम की आंखों के पपोटे भी पलट कर देखे और उससे चंद सवालात भी किए। पाथम अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसने जानकी का हाथ पकड़ लिया। कुछ देर हाथ की पुछ सहलाता रहा, फिर उसे ऊंटों से लगाकर चूम लिया। यहाँ ऐसा इंतजाम तो नहीं है कि ठीक से मुआयना किया जा सके, जानकी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। यह कैफियत वक्ती भी हो सकती है और मुस्तकिल भी, लेकिन फौरी तौर पर एक चांस लिया जा सकता है। वो क्या? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। एक इंजेक्शन देना पड़ता है, जानकी ने कहा। हो सकता है उससे कुछ फर्क पड़ जाए। जानकी ने एक कागज पर इंजेक्शन का नाम लिख दिया। मैंने एक गनमैन को वो पर्चा और पैसे देकर मार्केट भेज दिया। वो तकरीबन 1 घंटे तक लौट कर आया। वो सिरिंज और इंजेक्शन ले आया था। जानकी जब इंजेक्शन तैयार कर रही थी तो उसे देखकर पाथम की आंखों में वहशत सी उभर आई, और जब जानकी उसकी कमीज की आस्तीन ऊपर चढ़ा रही थी तो वो वहशत ज़दा से लहजे में बोला, ये सुई मुझे क्यों लगा रही हो? मुझे क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, जानकी ने कहा। ये इंजेक्शन लगेगा तो ठीक हो जाओगे। वैसा तुम्हारा नाम क्या है? तुम काम क्या करते हो? मुझे नहीं मालूम, मगर तुम कौन हो और ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? पाथम बोला। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ जानकी, और ये भी तुम्हारे दोस्त हैं, जानकी ने कहा, और उससे हमारे नाम भी बताने लगी। इतने सारे और इतने अच्छे अच्छे दोस्त? पाथम ये कहते हुए बारी बारी हमारी तरफ देखने लगा, और आखिर में उसकी नजरें एक बार फिर जानकी के चेहरे पर जम गई। अच्छा, अब तुम मुट्ठी बंद कर लो जरा सख्ती से, जानकी ने कहा, और उसके साथ ही मुझे भी इशारा कर दिया। मैंने कोनी से जरा ऊपर पाथम का बाजू दबा दिया। इस तरह जानकी को उसके बाजू पर मतलूबा नस तलाश करने में दुश्वारी पेश नहीं आई। उसने सुई नस में पेवस्त की तो पाथम के मुंह से सिसकारी निकल गई। इंजेक्शन लगने के 15 मिनट बाद पाथम पर गुनूदगी तारी होने लगी। हम लोग उसके कमरे से निकलकर हाल में आ गए, अलबत्ता प्रसाद वहीं बैठा रह गया। यादाश्त वापस लाने के लिए बिजली के झटके लगाना जरूरी है, जानकी ने सोफे पर बैठते हुए कहा। लेकिन सबसे पहले ये देखना होगा कि पाथम मजीद झटके बर्दाश्त कर सकता है या नहीं। यहाँ कोई ऐसी सहूलत मौजूद नहीं। ये सब कुछ किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में मुमकिन है। किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक का रुख करना तो मौत को दावत देने के मुतरादिफ है, मैंने कहा। यही तो प्रॉब्लम है, जानकी ने गहरा सांस लेते हुए कहा। फिलहाल हम इसके लिए दुआ ही कर सकते हैं। एक बात बहरहाल तय है कि अगर इसकी यादाश्त बहाल हो भी गई तो ये नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही अंदेशा है, मैंने कहा। अब हमारे पास गुफ्तगू के लिए सिर्फ यही एक मौजू था, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि फौरी तौर पर उसके लिए क्या किया जाए। हम उसे किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते थे, ना ही किसी डॉक्टर को यहाँ बुलाया जा सकता था। 2 बजे के करीब लीजा भी आ गई। वो खाने पीने का बहुत सा सामान ले आई थी। उसे जब पाथम के बारे में बताया गया तो कुछ देर के लिए वो भी सकते में आ गई। अपने साथ वो कुछ खबरें भी लाई थी। उसकी इतला के मुताबिक पूरा शहर पुलिस स्टेट बना हुआ था।
छापे, पकड़ दकड़, जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग, लोगों को रोक कर पूछगछ। लोग परेशान थे। गैर मुल्की और मुल्क के दूसरे हिस्सों से आने वाले सियाह खौफजदा होकर शहर छोड़ रहे थे और इसमें भी उन्हें बड़ी परेशानियां और दुश्वारियां पेश आ रही थी। मामला सिर्फ पांचवा पुलिस वाला जो मरने से बच गया था उसके बारे में राजदारी बरती जा रही थी। जाहिर है यही जाहिर किया जा रहा था कि पांचों पुलिस वाले हलाक हो चुके हैं और उनमें पुलिस के कत्ल का मामला ही नहीं था, 2 फ्रांसीसी सियाह यानी बूढ़ा और उसकी बेटी भी मारे गए थे। फ्रांसीसी सिफारत खाने से थाई हुकूमत पर शदीद दबाव डाल रखा गया था। शाम के कत्ल से ड्रग माफिया भी हुकूमत को मुसलसल धमकियां दे रही थी। चारों तरफ से पड़ने वाली इसी दबाव की वजह से हुकूमत की मशीनरी पूरी तरह हरकत में आ गई थी और पुलिस गालिबन पहली मर्तबा इस कदर फाल हुई थी। लीजा ने मेज पर खाना लगा दिया। खाने को तबीयत किसी की भी नहीं जा रही थी, लेकिन रूह और जिस्म का रिश्ता बरकरार रखने के लिए पेट में कुछ न कुछ डालना जरूरी था। मैं देख रहा था कि सभी बेदिली से खाना खा रहे थे। इसी दौरान में मास्टर उचन का फोन आ गया। वो इस वक्त भी किसी पब्लिक बूथ से बात कर रहा था। मैंने जब उसे पाथम के बारे में बताया तब वो भी परेशान हो गया। ये तो वाकई बड़ी तशवीशनाक खबर है, मास्टर उचन ने कहा, लेकिन बहरहाल मैंने तुम लोगों के यहाँ से निकलने का बंदोबस्त कर लिया है। आज का दिन गुजार लो, फिर रात के आखिरी पहर तुम लोग यहाँ से निकल जाओगे। लेकिन पाथम, क्या उसे साथ ले जाना मुमकिन होगा? उसकी तलाश में तो पूरे शहर की नाकाबंदी की गई है। मैंने कहा, पाथम की आड़ में ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे और अब कुछ और आसानी हो जाएगी, मास्टर उचन ने कहा। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, मैं आज रात किसी वक्त आऊंगा और हम प्रोग्राम फाइनल करेंगे। और इसके बारे में क्या खबर है मास्टर? मैंने इशारतन पूछ लिया। मेरा मतलब उस पुलिस वाले से था जो जख्मी हालत में हॉस्पिटल में पड़ा था। वो अभी तक होश में नहीं आ सका और मेरे आदमी की इतला के मुताबिक उसके होश में आने का इम्कान भी नहीं, क्योंकि जब उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया उस वक्त तक उसका बहुत ज्यादा खून जाया हो चुका था। उसके जिस्म से अभी गोली भी नहीं निकाली गई। डॉक्टर उसके बारे में मायूसी का इजहार कर चुके हैं, मास्टर ने कहा। ठीक है मास्टर, मैं रात को आपका इंतजार करूंगा, मैंने कहा और उसके साथ ही हमारी गुफ्तगू खत्म हो गई। हमारा वो पूरा दिन बड़ी बोरियत में गुजरा। मास्टर उचन रात 8 बजे के करीब आया। उसने कुंचन बोरी से निकलने का जो मंसूबा बनाया था वो बड़ा सनसनीखेज था। इसके सिवा कोई चारा नहीं। मास्टर उचन ने कहा, पुलिस की सरगर्मियां बढ़ रही हैं और मेरी इतला के मुताबिक बैंकॉक से चंद सुराग रसां भी मंगवाए जा रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। क्या इस तरह निकलना आसान होगा? मैंने कहा, कदम कदम पर चेकिंग है, हमसे कागजात तलब किए जाएंगे और फिर मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। मास्टर उचन ने मेरी बात काट दी। रात 10 बजे के बाद तुम लोग यहाँ से मुंतकिल हो जाओगे। वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। पातम को सबसे आखिर में मेरे आदमी यहाँ से ले जाएंगे। तुम लोगों के हुलिये भी इस तरह तब्दील कर दिए जाएंगे कि शनाख्त न किया जा सके। बहरहाल अब मैं चलता हूँ। ठीक 10 बजे एक गाड़ी तुम लोगों को लेने के लिए पहुंच जाएगी। पहले तुम थाई जानकी यहाँ से निकलोगे, दूसरे फेरे में प्रसाद और पाथम को ले जाया जाएगा। और लीजा, मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, वो यहीं रहेगी, उसे यहाँ कोई खतरा नहीं। वैसे अगर वो चाहे तो बाद में बैंकॉक आ सकती है, मास्टर उचन ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मास्टर उचन के जाने के बाद हम भी वहां से रुखसत होने की तैयारी करने लगे। जानकी और थाई ने अपनी सारी चीजें समेट कर बैग पैक कर लिए और फिर ठीक 10 बजे मास्टर उचन की भेजी हुई गाड़ी पहुंच गई। हम लोग लीजा से रुखसत होकर गाड़ी में बैठ गए। हमारी मंजिल ज्यादा दूर नहीं थी। वो एक प्राइवेट क्लिनिक था। गाड़ी मेन रोड पर आए बगैर ही गलियों में होती हुई वहां पहुंची थी। हमें क्लिनिक के पिछले दरवाजे से ऊपर की मंजिल पर वाक़ एक कमरे में पहुंचा दिया गया। 11 बजे के बाद पाथम और प्रसाद भी पहुंच गए। पाथम को नीचे ही किसी कमरे में रखा गया था, अलबत्ता प्रसाद को हमारे पास पहुंचा दिया गया था। उसके थोड़ी देर बाद हमें खाना भी उसी कमरे में सर्व किया गया। उस कमरे में 2 स्प्रिंग वाले बेड और 3-4 कुर्सियां थी। खिड़कियों के सामने हरे रंग के दबीज पर्दे लटके हुए थे। कमरा काफी कुशादा था। रात 1:30 बजे के करीब 2 अधेड़ उम्र औरतें कमरे में आ गईं। उन दोनों के हाथों में मेडिकल किट जैसे बैग थे। उन दोनों ने आते ही अपना काम शुरू कर दिया। वो अपने काम में खासी माहिर थी। तकरीबन 1 घंटे बाद जब मैंने उठकर आईने में अपना चेहरा देखा तो दंग रह गया। मेरा चेहरा बिल्कुल बदल गया था। यह अंदाजा लगाना दुश्वार था कि चेहरे पर किसी किस्म का मेकअप किया गया था। दूसरों के हुलिये भी कुछ ऐसे ही तब्दील हुए थे कि उन्हें शनाख्त करना आसान नहीं था। 5 बजे के करीब एक औरत हमारे लिए काफी ले आई। हम रात भर के जागे हुए थे और इस वक्त वाकई काफी की तलब महसूस कर रहे थे। काफी खत्म होने के बाद हमें नीचे एक कमरे में ले जाया गया जहाँ एक ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के ढकने पर तकरीबन 1 मुरब्बा फुट शीशा लगा हुआ था जिसे ताबूत के अंदर देखा जा सकता था। और उस शीशे के अंदर देखते ही मैं चौंक गया। एक आदमी ने, जो गालबन डॉक्टर था, ताबूत का ढकना उठा दिया। थाई वगैरह भी उछल पड़ी। एक लम्हे को तो मेरा दिमाग सनसना उठा। पाथम का चेहरा लाश ही की तरह जर्द था। कफन में लिपटा हुआ पाथम लाश ही लग रहा था। डॉक्टर ने एक फाइल मेरी तरफ बढ़ा दी। इसमें तमाम कागजात मौजूद हैं, उसने कहा। यह शख्स 20 रोज पहले इस क्लिनिक में दाखिल कराया गया था। इसे नमूनिया था या इसका इलाज होता रहा मगर ये जां भर ना हो सका और गुज़िश्ता रात इसका इंतकाल हो गया। इस फाइल में मरीज को दिए जाने वाले ट्रीटमेंट्स की तमाम रिपोर्ट्स मौजूद हैं और ये पुलिस के कागजात हैं।
डेड बॉडी को शहर से बाहर ले जाने के लिए पुलिस का इजाजतनामा होना जरूरी होता है। बेहतर है कि तुम एक मर्तबा इस फाइल को देख लो ताकि बाद में कोई गड़बड़ ना हो जाए। वह फाइल खुलकर कागजात का जायजा लेने लगा। फाइल हर लिहाज से मुकम्मल थी। पुलिस के ये कागजात असली हैं, डॉक्टर ने कहा। तमाम कागजात असली हैं सिवाय डेड बॉडी के। मुझे उम्मीद है रास्ते में तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। मिस्टर पाथम को ऐसा इंजेक्शन दिया गया है कि कम अज कम 6 घंटों तक ये इसी तरह बेइसु हरकत पड़ा रहेगा। 6 घंटे के बाद इंजेक्शन का असर जाहिर होना शुरू हो जाएगा। बेहतर होगा कि बैंकॉक पहुंचते ही इसे मादाम जेरी के क्लिनिक पहुंचा दिया जाए। यह खत अपने पास संभाल कर रख लेना। यह खत पढ़ते ही मादाम जेरी समझ जाएगी और यह खत किसी और की नजरों में नहीं आना चाहिए। उसने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया जो बड़ी एहतियात से जीन्स की हिप पॉकेट में मैंने रख लिया। इसी दौरान में जानकी ने फाइल मेरे हाथ से ले ली थी और वो सरसरी से अंदाज में कागजात को देख रही थी। जानकी भी डॉक्टर है। मैंने उस डॉक्टर से जानकी का तारुफ कराया। गुड, ये तो और भी अच्छी बात है। ये सूरत को आसानी से संभाल सकेंगी, डॉक्टर ने कहा। तकरीबन उसी वक्त 4 आदमी कमरे में दाखिल हुए और डॉक्टर का इशारा पाकर ताबूत को उठाकर बाहर ले गए। कुछ देर बाद हम लोग भी क्लिनिक से बाहर आए तो सामने ही एक बड़ी एम्बुलेंस खड़ी थी। ताबूत एम्बुलेंस के फर्श पर रखा जा चुका था। उसके दाएं बाएं लंबी सीटें थी। बैथाई के साथ एक सीट पर बैठ गया। सामने वाली सीट पर जानकी और प्रसाद बैठ चुके थे। आगे ड्राइवर के साथ क्लिनिक का एक आदमी बैठा हुआ था। जिस वक्त एम्बुलेंस हरकत में आई उस वक्त दिन की रोशनी फैलना शुरू हो गई थी। एम्बुलेंस शहर की मुख्तलिफ सड़कों से होते हुए हाईवे 323 की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में पुलिस ने हमें 2 जगह रोका था, लेकिन ताबूत देकर हमें फौरन ही जाने की इजाजत दे दी गई। अलबत्ता शहर की नवाई चौकी पर जहाँ से बैंकॉक की तरफ जाने वाली हाईवे 323 शुरू होती थी वहाँ चेकिंग सख्त थी। पुलिस की भारी नफरी ने सड़क इस तरह ब्लॉक कर रखी थी कि उनकी इजाजत के बगैर वहां से निकलना मुमकिन नहीं था। यहाँ हम लोगों को एम्बुलेंस से नीचे उतार लिया गया। एक ऑफिसर ने एम्बुलेंस में दाखिल होकर ताबूत का ढकना उठा कर देखा और फिर नीचे उतर आया।